हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेशन है, पहली बात तो हमारा कोई डिमोटिवेट करने का नहीं है कि आप लोग अगर एस्पिरेंट है और हम लोगों को आपको डिमोटिवेट करने के लिए सेशन है, तो ऐसा कोई नहीं है। अगर आप लोग नीट एस्पिरेंट है, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है और आपके जो मार्क्स है वो जितना आपने सोचा था उससे कम आ रहे हैं या फिर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाहर है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि करियर ऑप्शंस अदर देन नीट। तो ये आपने जब 11th में मेडिकल का डिसीजन लिया होगा या फिर जब भी लिया होगा, तो उसके लिए क्या क्या आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग मेडिकल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं करियर डिसाइड करने के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, फ्यूचर स्कोप उसमें क्या है, आने वाले 5 साल बाद आपने जो कोर्स चूज़ किया है उसकी क्या वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग की, तो उसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर अभी कोई इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, तो उसका स्कोप थोड़ा कम है ना, क्योंकि एआई आने वाला है। एआई अभी इतना है, बाद में कितना होगा, तो उसी से कोरिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी आपकी रेपुटेशन है, आपका नेटवर्किंग कितनी है, आपके कनेक्शंस कितने बन रहे हैं, एंड आप स्किल्स है वो कितने डेवलप हो रही है। ये सारे अगर पॉइंट्स को मैं एक जगह से एग्रीगेट कर दूं, तो यही जो सारे पॉइंट्स हैं ये मिलकर के हमारा करियर डिसाइड करते हैं। बेसिक क्राइटेरिया तो हर चीज़ का होता है। अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो उसका भी तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, तभी आप दे सकते हो। तो अगर आप लोगों ने ये पॉइंट्स कंसीडर करे हैं और आप लोगों ने ये पॉइंट कंसीडर करके ही आप लोगों ने चूज़ किया है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने कंसिडर किया है इस वीडियो में और हम लोगों ने सारा डिस्कस किया है ये। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो अब आपने मेडिकल ही लिया है, तो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज़ की ही बात कर लेते हैं कि हमने मेडिकल लिया और हमें तो मेडिकल में ही, मतलब हमें तो डॉक्टर ही बनना है। तो देखिए, आपको डॉक्टर ही बनना है बट आपका इंडिया में नहीं हो पा रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाके कर लें। तो अब बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ कहाँ आप लोग अब्रोड में कर सकते हो। तो देखिएगा, अब्रोड में क्या होता है कि आपने एमबीबीएस कर लिया, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि सर हमने अब्रोड से एमबीबीएस कर लिया था एंड हमारी तो जो एनएमसी गाइडलाइंस है उसको वो कंट्री फॉलो करती नहीं थी और हमारी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं है। तो डिग्री इंडिया में वैलिड रहे, वो जो कंट्री है जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हो वो एनएमसी गाइडलाइंस को अगर फॉलो करती है तभी जो आपकी डिग्री है वो इंडिया में वैलिड रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो लो बजट में एमबीबीएस आपका कंप्लीट करवा देगी और उसकी जो डिग्री है वो इंडिया में भी वैलिड है। तो इस लिस्ट में हमारे पास में आता है सबसे पहले जो इस लिस्ट में आता है हमारे पास में नेपाल है, बांग्लादेश है, रशिया है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये फॉलो करती हैं एनएमसी गाइडलाइंस को। अगर यहाँ से आप लोग एमबीबीएस करते हो, थोड़ा बहुत खर्चा आपका ज़्यादा होगा, बट अगर यहाँ से आप लोग कर लेते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो वैलिड रहेगी इंडिया में। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि हम लोग अब्रोड से एमबीबीएस कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अब्रोड जाने का सोच रहे हैं तो इन्हीं में से कोई कंट्री आप प्रेफर करने का ट्राई करें। ठीक है, एंड अब हम लोग सर हम लोग, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग बाहर जाकर के एमबीबीएस करें, ये भी डाउट होता है कुछ लोगों का, बट हमें तो डॉक्टर लगाना है नाम के आगे और हमें करियर स्कोप भी चाहिए। ठीक है, तो आपने सोच ही लिया है कि आपको नाम के आगे डॉक्टर लगाना है एंड आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी है नहीं। तो देखिएगा, एक कोर्स होता है बीडीएस, सबको पता है कि नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। अगर आप बीडीएस करते हैं, नो डाउट स्कोप थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू एमबीबीएस, बट देखिएगा, अगर आप बीडीएस किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, लाइक आपका एडमिशन हो जाता है मौलाना आज़ाद में, तो यहाँ से आप लोग बीडीएस कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका बीडीएस कंप्लीट होता है और आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है वहाँ पे और आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे फ्यूचर स्कोप देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड बीपीटी वैसे इसका एडमिशन जो होता है सेपरेट एंट्रेंसेस भी होते हैं, नीट के थ्रू भी होता है कई जगह। एंड ये जो कोर्स है ये कैटेगरी इसकी जो हम लोगों ने रखी है या फिर इसकी जो कैटेगरी एनएमसी ने बनाई है वो पैरामेडिकल कैटेगरी के अंडर आता है। बट अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप अच्छी जगह से कोर्स करते हैं, अगर ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छी जगह से आप ये बीपीटी वाला जो कोर्स है वो करते हैं, तो भी आपके नाम के आगे तो डॉक्टर लगेगा एंड आपका अच्छा फ्यूचर स्कोप है बीपीटी में भी। ठीक है, कुछ कोर्सेज आते हैं हमारे पास में आयुष कैटेगरी में। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी आयुर्वेद को लेकर के, तो आयुर्वेद और उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको एक अदर कैटेगरी में रखा है, उसको बोलते हैं आयुष। एडमिशन जो होता है वो थ्रू द नीट होता है और अगर आप लोगों को नीट में स्कोर कम है तो आप लोग आयुष कोर्सेज में जा सकते हैं। आयुष कोर्सेज में हमारे पास में आता है BAMS, BHMS, BNYS। ठीक है, नेचुरोपैथी एंड योगा का जो कोर्स है यहाँ पे
वो भी अंडर द कैटेगरी ऑफ आयुष आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप BAMS कंसिडर करते हैं तो ये बेस्ट है। यहाँ पे हमारा हो गया डॉक्टर वाला क्राइटेरिया कि आप लोगों ने मेडिकल लिया है, तो अगर हमें फुलफ़िल ही करना है नीट वाला तो आप लोग ये कोर्सेज़ के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा ये फुलफ़िल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपने नीट दिया है और ऐसे कौन कौन से एंट्रेंस है जिनमें नीट का ही सिलेबस आता है और उनसे भी आप अच्छा कर सकते हो। देखिएगा, जनरल होता है, CUET UG एक एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में BSc कर सकते हैं और उसका एक क्राइटेरिया, उसका एक मतलब आप बोल सकते हैं कि उसका एक स्ट्रेट लाइन फ्लो होता है कि उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है और आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है या फिर रिसर्च में जाना है तो आप नॉर्मल BSc कर सकते हैं। BSc आप नॉर्मल कर लीजिए या फिर आप फॉरेंसिक साइंस में कर लीजिए, बायोकेमिस्ट्री में कर लीजिए, किसी भी जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स में आप BSc कर सकते हैं। BSc के बाद में क्या होता है, आपको MSc करना होता है और MSc के बाद में नेट JRF एक होता है, उसके थ्रू आप लोग PhD कर सकते हैं। एंड देन आप बाद में एज ए प्रोफेसर आप लोग किसी भी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं। ये एक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इस फ्लो में नहीं जाना है, आपको तो अदर करना है, तो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आप लोग जा सकते हैं। आप लोग UPSC के लिए प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी DU के स्टूडेंट्स जो है वो UPSC के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो वो BSc के थ्रू आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे हो गए 2 कोर्सेज। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमें नीट के थ्रू अगर हमारा नहीं होता है बट हमें मेडिकल फील्ड में ही रहना है, तो देखिएगा अगर हमें नीट के थ्रू हमारा नीट दिया है और हमने ये मेडिकल लिया था 11th में, तो हमारा यही था कि सर हमें मेडिकल फील्ड में ही रहना। तो देखिएगा, अगर आपको मेडिकल फील्ड में रहना है तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो नर्सिंग कर सकती है। अब नर्सिंग क्या होता है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ये तो पता है कि जो नर्सिंग होता है वो नीट के थ्रू होता है और अगर आपके 400-500 मार्क्स आ रहे हैं, 400+ अगर आपके मार्क्स है, तो आप लोग नर्सिंग कहीं से भी कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपने नर्सिंग करी है और उसके बाद में आपकी एक अच्छी जॉब भी लग रही है और आप इंडिया के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से नर्सिंग करने का आपको अगर मौका मिलता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो देखिएगा, अगर नर्सिंग में क्या होता है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स और एक होता है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, इनका जो एंट्रेंस होता है वो सेपरेट होता है और इनके थ्रू आप लोग नर्सिंग कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है इसमें। अगर आपको BSc नर्सिंग एम्स से करना है तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलता है। एंड मेडिकल फील्ड का ये होता है कि बहुत जितना अच्छा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको उतना ही अच्छे इंस्टीट्यूट में या उतने ही जगह अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा। तो देखिएगा, अगर आप लोगों को एम्स से करना है नर्सिंग या फिर MNS के थ्रू क्या होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। यहाँ पर आप लोगों को सीधी MNS का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, काफ़ी मतलब इसका प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जहाँ पे होता है आपका, तो आपको मिलिट्री में ही, मिलिट्री जो ऑफिसेज होते हैं, मिलिट्री जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जॉब करनी होती है इसमें। ये हमारा हो गया यहाँ तक नर्सिंग का हो गया। अब हम लोगों के जो आयुष कोर्सेज हमने छोड़े थे, वहाँ पे एक कोर्स होता है, क्योंकि हम लोग इसको सेपरेट इसलिए ले रहे हैं कि इसका काफ़ी स्टेट्स में सेपरेट एंट्रेंस होता है और मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं वो लोग ये कोर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू थोड़ा आपको पढ़ना होता है। तो ये जो कोर्सेज को बोलते हैं BUMS, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है। एंड इसका जो एंट्रेंस होता है एक सेपरेट, नीट के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है और एक इसका एंट्रेंस होता है CPET, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो आते हैं वो मंथ ऑफ सितंबर में आते हैं हर बार इसके, ठीक है गाइस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, इसमें हम लोगों ने बात कर ली कि BUMS और इसका सेपरेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप पेट लवर है, आपको एनिमल लवर जिनको बोलते हैं कि आप एनिमल लवर है, आपको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है और तो उसी फील्ड में रहना चाहते हैं, तो देखिएगा नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है। इसको बोलते हैं प्री वेटरनरी टेस्ट, इसको वेटरनरी का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे कॉलेजेस चाहिए तो उसके लिए आपका एंट्रेंस जो होता है वो AIPVT होता है। एंड अब जो AIPVT है उसमें वो ना होकर के उसमें एडमिशन होते हैं थ्रू द नीट, ठीक है। अब क्या होता है कि काफ़ी अदर जो स्टेट्स होते हैं वो मतलब अलग अलग जो स्टेट होते हैं वो खुद का सेपरेट टेस्ट भी लेते हैं फॉर वेटनरी। तो इसमें होता है हमारा सबसे पहले RPVT, जो अभी बंद हो चुका है, ये नहीं होता है। ये उड़ीसा का होता है IUAT, असम जो है उसका होता है AAUVT, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जितना भी है वेटनरी का एंट्रेंस यहाँ पे हो गया। अब क्या होता है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें वापस से उसी फील्ड में रहना है कि मान लीजिए हमें तो साइंस फील्ड में ही रहना है,
तो उसके लिए जो हमारा एंट्रेंस होता है वो जो कैटेगरी में आता है दैट इज़ पैरामेडिकल एंट्रेंसेस। पैरामेडिकल एंट्रेंसेस जो होते हैं वो आप उसको फिल कर सकते हैं कि लाइक मतलब पैरामेडिकल एंट्रेंसेस कौन से होते हैं। तो मान लीजिए जो कोर्सेज़ होते हैं ये इनमें एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पे भी होता है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं खुद का सेपरेट एंट्रेंस भी लेते हैं। और आपको कितना अच्छा लगेगा कि अगर कोई इंडिया का जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी ये जो कोर्सेज़ हैं ये होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 100% है एंड कोर्स की जो फ़ी होती है वो भी काफ़ी कम होती है, ठीक है भाई। एंड एंट्रेंसेस की मैं बात करूँ तो ये जो कोर्स है ये ऑल ओवर इंडिया में 8 एम्स में होता है। तो इसका जो एंट्रेंस होता है वो एम्स दिल्ली के थ्रू ऑनलाइन CBT मोड पे एंट्रेंस होता है। एंड एक होता है IPU CET, जो IP यूनिवर्सिटी होती है वो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती है। एंड IPU CET के बाद में होता है RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। एंड काफ़ी जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट लेती है फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज़। अब मैं बात कर लेता हूँ कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं। तो देखिएगा काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ आते हैं लाइक MLT हो गया। एंड हम बात कर लें यहाँ पे MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, OT, BPT एंड B फार्मा, ये जितने भी जो कोर्सेज़ हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंडर आते हैं। एंड ये सारा हमारा हो गया साइंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है NDA जो है वो देखिएगा NMC ने गाइडलाइन निकाली थी कि जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी नीट दे सकते हैं। अब मान लीजिए जिन्होंने नीट दिया और उनका नीट ख़राब भी हो गया तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसमें इसी लिस्ट में हमारा जो कोर्स है वो आता है NDA। एंड देखिएगा NDA जो है आपको सबको पता होगा कि ये मतलब आर्मी से रिलेटेड है। और आर्मी से रिलेटेड है तो आपको अब काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर इसमें मैथ वाले स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं क्या। देखिएगा इसमें स्टूडेंट सारे जा सकते हैं, बट अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, स्पेशली NDA के थ्रू अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए आपके पास में 12th में या 10+2 में आपके पास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। अब जब बात हुई है आर्मी की तो देखिए अगर आर्मी की हमने बात करी है तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होंगे, कुछ हाइट क्राइटेरियाज होंगे। तो देखिएगा अगर आपकी एज जो है वो 16.5 से 19.5 के बीच में है तो ही आप एलिजिबल है किसके लिए, NDA के लिए। एंड एयरफोर्स में तो मैंने बता दिया कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। एंड मैं बात करता हूँ आर्मी और नेवी। अगर आपको आर्मी और नेवी में जाना है तो आपकी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। एंड अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो आपकी जो हाइट है, मिनिमम हाइट जो है वो 162.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम में आपकी इसमें दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है। तो हमारे ये जितने भी कोर्सेज थे सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो गाइस ये थे हमारे अदर देन नीट कोर्सेज। अब हम लोग बात करें ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज या फिर जिसमें नीट का सिलेबस आता है वो, ठीक है। अब जो अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है और आपको BSc MSc रिलेटेड कोर्सेज ही करने हैं, बट अगर मान लीजिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं बहुत अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं और जहाँ से आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको प्रोफेसर ना बन के आपको रिसर्च साइंटिस्ट बनने का मौका मिले तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है गाइस। तो ऐसे जो साइंटिस्ट रिसर्च पर्पज़ के कोर्सेज हैं उसके अंदर हमारे पास में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। एक तो होता है आइजर और एक होता है नाइजर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं IISER और एक होता है NISER। आइजर जो है इसका एंट्रेंस होता है वो उसको हम बोलते हैं IAT, ठीक है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें आपको ड्यूअल डिग्री BS एंड MS, BS और MS क्या है यहाँ पे तो देखिएगा बैचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस, ये जो कोर्सेज हैं ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पे। एंड ये ऑफर करता है आइजर, इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। बात करते हैं नाइजर का। नाइजर में जो इसका एंट्रेंस होता है उसको बोलते हैं नेस्ट। एंड इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके पास में PCB है, PCM भी है तो बहुत कैन अप्लाई, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू मैं आइजर की बात करूँ, अगर आपके पास में मैथ है तो ही आप आइजर के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा आइजर और नाइजर टेस्ट देने के लिए, आपका जो मीडियम है वो थ्रू आउट द ईयर आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको रिसर्च साइंटिस्ट बनने का मौका मिलता है एंड काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस का 25 लाख था लास्ट ईयर। एंड अदर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
तो देखिएगा, जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसमें चाहिए 60% मार्क्स, एंड जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए 55% या उससे ज़्यादा, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो आइजर एंड नाइजर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए गाइज, यहाँ तक हमारा जो है वो रिसर्च वाला ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगर रिसर्च की ही बात कर रहे हैं और BSc भी उसमें इंक्लूड कर दें, तो एक एंट्रेंस होता है ICR। ठीक है, ये जो कंडक्ट होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो जुलाई मंथ में रिलीज़ होते हैं। एंड इसका जो सिलेबस है वो प्रॉपरली एज ए जो नीट का सिलेबस होता है वो ही एज इट इज़ इसका सिलेबस होता है। एंड इसमें जो है आपको BSc इन एग्रीकल्चर साइंस में आपको करने का मौका मिलेगा। एंड ऑल ओवर इंडिया में इसकी 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफर करती है ICR के थ्रू। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सारा कंसर्न था कि करियर ऑप्शन अदर देन नीट, हमारा थोड़ा सेग्रीगेशन अलग अलग हो गया कि हमने मिक्स कर दिया। बट इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।